बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मज़ीद कुछ ख़ानदानों के साथ मैं मौजूद हूँ और काजी अदनान साहब भी हमारे साथ साथ हैं। वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इन ख़ानदानों को इनका हक़ मिले। हम जानते हैं कि किस हद तक हक़ पहुँच रहा है इन लोगों तक और मज़ीद क्या कोशिशों की ज़रूरत है, क्या कोशिशें दरकार हैं। आपका जी कौन इस हादसे में मुतासर हुआ? मेरा शौहर हुआ। शौहर डेथ हो गई उनकी या ज़ख्मी है? नहीं, फौत हो गए। फौत हो गए हैं। तो वो क्या करने गए थे वहाँ पे उस दिन? वो बाजार मजदूरी पे जा रहे थे। सुबह के टाइम मजदूरी पे जा रहे थे, तो पेट्रोल इकट्ठा करने गए थे वो भी वहाँ पे? नहीं, फिर वो दोनों बाप बेटा ना मजदूरी पे जा रहे थे। अच्छा, तो आपका बेटा भी था इसमें? हाँ, बेटा। वो कहाँ है? वो भी फौत हो गया। बेटा भी फौत हुआ और शौहर भी? जी हाँ। अच्छा जी, मैं हमदर्दी कर सकता हूँ आपके साथ। कोई आपको इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? जी हाँ, मिली है इमदाद। कितनी इमदाद मिली है आपको? पहले दादा दीते ने वाल ओ बाप से घेन घेन वाल 20 लाख कर गए। 20 लाख दिए हैं आपको? जी हाँ। अच्छा, और कौन है जी? आप हैं जी? आप आइएगा। आपका नाम जी? अब्दुल हमीद साहब। आपके कौन प्यारे साहब? मेरा सर अंकल है, कज़न है, भाई। और कितने अफराद? 6 अफराद। 6 अफराद हिसाब से? जी, जी। क्या करने गए थे जी उस वक्त वहाँ पर? सर ये बिल्कुल नज़दीक है। कुछ लोग तो तेल के लिए सीधी गाल गए, कुछ लोग वैसे देखने गए थे। मतलब क्या हुआ यहाँ पर और लोग जमा हुए हैं? काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, पता नहीं क्या है। कुछ जो हमारे नंबरदार हैं उनका बेटा उधर था, वो बेटे को लेने गए। क्या इस रोड पर, इस इलाके में इस तरह के हादसा होते रहते हैं? ट्रक टैंकर उलटना या कोई और इस तरह की गाड़ी? नहीं होता। बस कभी कभार हो गया तो हो गया। डेली की रूटीन नहीं है, या महीने की या साल की रूटीन नहीं। हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? मुतमईन है आप उससे? जी जी बिल्कुल मुतमईन है। वो इधर भी आए हैं और पूरा वज़ीर आला साहब आए हैं, मुलाकात हुई है आपसे? वज़ीर आज़म जी, हाँ वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है? जी जी, सब वो हमारे लिए। क्या मजीद क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? कुछ आप अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बस ये तो है ना कि हमारा पसमानदा इलाका है, हुकूमत जो चाहे रोड का स्कूल अपग्रेड कर दें या वहाँ जो लोगों के हालात बेहतर कर दें, आप कह रहे हैं तो तालीम आम हो जाए, लोगों को शऊर हो जाए। अस्पताल में अहमदपुर शर्किया का हो या भावलपुर का हो, सहूलतें हैं पूरी? हाँ बिल्कुल हैं सहूलतें। बर्न यूनिट है यहाँ पे? यूनिट तो खैर नहीं है। बर्न यूनिट बनना चाहिए। सहूलतें सारी तो ना हुई ना? नहीं है, खैर बनना चाहिए आप कह रहे हैं। ठीक है। और कौन है जी मजीद? किस आप आइएगा। आपका नाम? मोहम्मद फारूक। आपका कौन अजीज इसमें? चचाजाद भाई। चचाजाद भाई, वो क्या करने गए थे वहाँ पे? वो भी ऐसे पेट्रोल लेने गए थे? पेट्रोल लेने अच्छा, हाँ, पेट्रोल लेने के लिए गए थे। पेट्रोल लेने गए थे। अच्छा, सही है। आप भी जी इसी में शामिल हैं, मुतासरीन में? आपको कौन? आपके वालिद साहब? मेरा अबू और मेरे भाई से छोटे। दोनों इसमें जाँ भाग हो गए हैं? बिल्कुल। भाई की लाश डेड बॉडी मिली नहीं है, डीएनए टेस्ट कराया है और पहचाने जा रहे थे? पहचाने गए थे। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये वाक़या हुआ? 25 जून को अपने डेरे पे खड़ा था। डेरे पे थे आप? आपको क्या इत्तला मिली, क्या पता चला? और आप क्या गए उस वक्त जब आग लगी हुई थी? हम तो जब बाद में गए, जब आग भड़की, हम देख रहे थे यहीं से। नजर आ रहा था? नजर आ रहा था, सबको नजर आ रहा था। क्या मंजर था उस वक्त? कयामत का मंजर था। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे मोटरवे अगर पुलिस थोड़ा सा एहतियात करती तो ये शायद ये वाक़या ना होता। यानी हादसा हो जाता लेकिन सानहा ना होता, आप ये कह रहे हैं? बड़ा इतना वाक़या ना होता? हादसा तो पहले हो चुका था ना। कंटेनर तो पलटी हो चुका। यानी मोटर पे पुलिस वहाँ पर नहीं थी? मौजूद थी लेकिन कुछ काम नहीं किया, लोगों ने हटाया वहाँ से। ठीक है। मुर्तज़ा, ये साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहब से इनकी मुलाकात हुई। क्या वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है लोगों से, मुतासरीन से, ख़ानदानों से? वज़ीर आज़म साहब जहाँ आए ज़रूर थे, लेकिन मुतासरा जो ख़ानदान हैं उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि आपको मामला का पता है उनके। आपको फिर किसी ने गलत बताया, वो जो आपसे साहब मिले थे वो वज़ीर आज़म नहीं थे? नहीं सर, वो खुद हमने देखा है। मिले थे आपसे? हाँ मिले हैं सर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। ये वहाँ पे फिर सुने, मैं इस पे इंटरव्यू करता हूँ कि मुझे तो बहुत अफसोस है कि शायद आप उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे। इन लोगों के बीच प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, मुतासरा खानदानों से। आपको एक मिनट, आपको यहाँ खड़े करने का मकसद यही है कि हम कोई भी बात एक तरफ से नहीं, जानकारी की मुजाहरा नहीं कर रहे, ताकि अगर कोई बात है तो आप उसकी वजाहत भी करें। हम उससे सवाल पूछेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो लोग प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, वो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी उनसे मुलाकात हुई, और आपके एक साथी वो कह रहे हैं कि वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने मिक्सअप किया है। मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा सकता हूं कि जिसमें वो मुतासरा लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि आपके एक रिपोर्टर थे जो उस वक्त जख्मी थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। मतलब वो
ये तो अनडिनाइबल फैक्ट काजी साहब के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिसको मीडिया ने दिखाया भी, रिपोर्ट भी किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमसे मुलाकात नहीं की, वो झूठे हैं, वो गलत कह रहे हैं। नहीं, वो गलत नहीं हो सकता है कि एक मिनट, हो सकता है कि वो 100% लोगों से इलाके के मुलाकात नहीं हो सकी। और जो वो उस वक्त जो मैं सुनने में आया वो मुजाहरा यहाँ के किसी लोकल आदमी ने नहीं किया। फिर किसने किया? अगर आप उसकी देखिए तो जो वो कोई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ पे गैदर्ड थी, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, नॉट विद 100% ठीक है। जो कि किसी भी उसके इंतजामी तौर पर मुमकिन भी नहीं है। काजी साहब वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चाहूँगा कि जो वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए थे, उन्होंने जो मुलाकात की है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल जो मरीज़ वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ की थी। यहाँ पर बाकायदा एहतजाज भी हुआ था, लवाहिकीन ने किया था कि भाई हमसे जो हैं वज़ीर आज़म साहब वो नहीं मिले, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर एहतजाज भी किया था। चले, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुझे अफसोस है कि आप वहाँ आप मौजूद थे उसमें। आप जब आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, उस पंडाल में आप मौजूद थे? मैं पंडाल में मौजूद था। तो फिर मैं हैरान हूँ कि ये एक ऐसी अनहोनी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से हैंडशेक किया है। चले प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से उनके मसाइल सुने। बहस को छोड़ देते हैं। भाई साहब एक मैं निशानदेही करना चाहूंगा। निशानदेही करना चाहूंगा पर्पसली इसीलिए आए कि वो आके हम इस अमल को बिल्कुल सराहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस आए, इस अमल को हम सराहते हैं, पूरी कौम सराहती है। एक इलाका है जी यहाँ पर कबीराबाद का, वहाँ पर खातून, अभी उससे हमें पता चला, उसके बारे में मुलाकात भी करनी है। उस खातून के दो बेटे, एक अभी जख्मी है और एक जाँ बहक हो गया है, उसको इमदाद नहीं मिली, उसके यहाँ पर जख्म भी है, खुद भी झुलसने वालों में शामिल है, इमदाद उस तक नहीं पहुंची। मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे इलाकों में भी जाना है। कबीराबाद का इलाका है, कबीराबाद के अंदर मैं खुद पर्सनली गया हूँ, और अभी जिस खातून से आपने यहाँ पे बात की है ये भी कबीराबाद की ही है। और हमने जो कोशिश की है, हमने जो ही जख्मियों की कंफर्मेशन हो रही है, हम उन तक इमदाद लेके खुद पहुंच रहे हैं। आपके सामने उन्होंने बताया कि मुझे पहले 10 लाख का चेक मिला था, और बदकिस्मती से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई। उससे हमने वो जो 10 लाख वाला चेक था वो रिप्लेस करके, जो ह्यूमनली पॉसिबल जो एफर्ट है, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, मुख्तसरन बता दीजिए सर। उसके उनके घरों के अंदर आइडेंटिफाई करके, उनके आईडी कार्ड देख के उनको इमदाद दे रहे हैं। और इसके अंदर एक उनकी जो वो कंफर्मेशन है उसका अमल ऑलरेडी हो भी चुका है, लेकिन साथ ही साथ हम उनको किसी ऐसी बद इंतजामी के अंदर कि जिसके अंदर वो एक इमोशनली पहले भी डिस्टर्ब हैं, और हम उनको कहीं बुला के कि जी आप फलां दफ्तर में जाएं और फलां जगह अपना आईडी कार्ड लेके जाएं, उस तकलीफ से उनको बचाने के लिए अपने एंड के ऊपर, हाँ ये ज़रूर है कि एक के पास हम आज पहुंच गए और दूसरे के पास हमें पहुंचने में कुछ देर हो गई, लेकिन ये आप, मेरा ख्याल है कि इस फैक्ट को भी ज़रूर अप्रिशिएट करें बीइंग मीडिया, कि हम जब वो बेचारा जख्मी है उसके पास जख्मी वाला इमदाद पहुंची है। अगर बदकिस्मती से वो फौत हो गया है तो हम उसके पास दूसरा चेक लेके फौरन उसको पहुंचाए कि बीबी ये आपका, अब ये करके आए आपके पास जी, ठीक है। हमें जो है ना पहले जख्मी का चेक मिला था 10 लाख का, काजी साहब कल खुद चल के आए, हमें चेंज करके दिया है, 10 लाख का वाला वापस लिया है, 20 लाख का हमें दिया। काजी अदनान साहब तो हम बात कर ही रहे हैं और बातचीत काफ़ी तवील इनसे की भी है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब का अमला, उनकी इंतजामिया भी यहाँ पर है जो इस बात को मुमकिन बनाने के शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। आपका जनाब नाम और ओहदा बैंक ऑफ पंजाब में? मोहम्मद अरशद भट्टी, मैं मैनेजर हूँ अहमद पुलिस ब्रांच। अच्छा, ये जो लोगों को इमदाद दी जा रही है, क्या इसका तरीकाकार है, ज़रा मुख्तसरन बता दीजिए। इसका ज़रा मुख्तसरन ये है कि ये क्रॉस चेक होंगे ताकि किसी और बंदे को इसकी पेमेंट ना मिल सके। उसकी हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करके अकाउंट ओपनिंग करके, और मकसद ये है कि यहाँ पे उन्हें ऑन स्पॉट उनकी अकाउंट ओपनिंग हो और यहीं पे हम उन्हें बैंकिंग से, यानी जिन लोगों के अकाउंट्स अभी तक नहीं खुले हुए, क्योंकि काफ़ी कसमपुर्सी के शिकार हैं लोग, अकाउंट्स नहीं बनाए हुए उन्होंने, उनके लिए क्या तरीकाकार और दिन कितने लगेंगे इसमें? इसमें ये है कि जैसे जैसे हमारे पास लोग आते जाएंगे, चेक होते जाएंगे, हम इंशाल्लाह फ़ौरन इनके अकाउंट ओपनिंग करें। लोगों की रहनुमाई के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, कहीं इधर उधर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया जाएगा, सारा तरीकाकार जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। काजी साहब, जो FIR काटी गई थी इस केस की, मैं चूँकि केस ही कहूँगा इसको, ये सानहा बन चुका है अब, वो ड्राइवर था, उसकी तो डेथ हो गई, वो खुद भी जाँ बहक हो गया है, अब क्या होगा इस तहकीकात में? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये चीफ मिनिस्टर साहब ने की हिदायत के ऊपर हमने यहाँ पे मौज़ा रमज़ान जोइया के अंदर बैंक ऑफ पंजाब का फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का
इनिशिएटिव लिया और ये 1 महीने के लिए नहीं बल्कि ये उस वक्त तक यहाँ पे कायम रहेगा जब तक ये चेक की एक्टिविटी और विथड्रॉल की एक्टिविटी रहेगी। उसकी वजह ये है कि ये बदकिस्मती से इंतहाई गरीब इलाका है और जो हमारे मैं समझता हूँ कि 99% लोग हैं उनके अकाउंट्स नहीं हैं, तो उनको अकाउंट खोलने के बारे में आगाही भी चाहिए और उनको बैंकिंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बचाने के लिए ये यहाँ पे उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक कि आखिरी बंदे को। काजी साहब, आपकी बात से एक सवाल पैदा हो गया। आपने कहा इंतहाई गरीब इलाका है, 4 साल हुकूमत में हो गए हैं, नून लीग से पहले भी हुकूमत में आती रही है। इंतहाई गरीब से निस्बतन कम गरीब क्यों नहीं हो पाया इलाका पे? मैं आपको बताऊं कि हमारा बुनियादी तौर पे ये इलाका एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं है और अगर कोई थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है भी सही तो वो भी एग्रो बेस्ड है। तो पिछले 4 साल का मैं आपने एक सवाल कर दिया तो आप मेरी इस बात की तस्दीक लोग भी करेंगे, आप इलाके में घूम रहे हैं, आप उनसे पूछेगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 13 के अंदर जो हमारी पहली उनसे मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने हमें मेहरबानी करते हुए अहमदपुर तहसील को जो सैराब करती है नहर, उसके लिए लगभग 2 अरब रुपए की स्कीम दी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी नहरों की और रोजगार की हालत पहले से कहीं बेहतर है और लोगों का रोजगार बेहतर है, ये आप लोगों से पूछ लें। और जहाँ तक लोगों की ग्रेजुअली हालत बेहतर हुई है, लेकिन बहरहाल लोग यहाँ पे गुर्बत का शिकार है। अच्छा, वो जो ड्राइवर का है, आपने जो ड्राइवर का बताया कि बदकिस्मती से उसकी भी डेथ हो गई है, लेकिन उससे पहले जब हम साइट के ऊपर मौजूद थे वहाँ पे भी यही बात हुई कि एक बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के अंदर जिसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके ऊपर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी एंड दे विल बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल ठीक है, तयन किया जाएगा जो जिम्मेदारान है उनका, काजी साहब का कहना है, और उनको उसके मुताबिक सजा भी दी जाएगी। हम इनके वादे का वफा होने का इंतजार करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। साना अहमदपुर शर्किया के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेने की हमने इसमें कोशिश की है। ये वो बदकिस्मत टैंकर है जो अपनी बदकिस्मती से 200 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान ले गया है और बहुत से अभी भी ज़ख्मी हैं, झुलसे हुए हैं, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुझे आज वो मिसरा याद आ रहा है, कुरेते वो राख जुस्तजू क्या है। अब राख कुरेदी जा रही है, एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों से वो लोग वापस नहीं आ सकते जो इस दुनिया से चले गए। जाने वाले तो चले गए, लेकिन अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गए हैं। आखिर क्या वजह हुई? आखिर हर हादसे के बाद लोगों का जमा होना, इकट्ठा होना ज़रूरी क्यों होता है? आखिर हम किसी की मदद क्यों नहीं कर सकते? आखिर पुलिस, यहाँ की हाईवे पेट्रोलिंग वाली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो सारे इकदाम उठाए जाएं कि लोगों को नुकसान ना पहुँचे, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब करेगी? और आखिर ओगरा, जिसका ये काम बनता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी अनफिट व्हीकल को लाइसेंस ना दिया जाए, उनको पेट्रोल भरने का लाइसेंस ना दिया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब करेगी? ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। ज़िशान मलिक को अहमदपुर शर्किया से टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
बस्ती में मौजूद हूँ मैं। ये वाक़या जहाँ पेश आया उसके करीब ही ये बस्ती है और एक बच्चा, एक लड़का जो कि झुलस गया था, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा है और अभी भी इसकी बॉडी यहाँ पर पहुँची है। जनाज़ा अदा किया जाएगा कुछ देर में। वालिद इसके मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा अफसोस हुआ। क्या बेटे की उम्र कितनी थी? आपके नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। आपका नाम मोहम्मद रमज़ान है। बेटे की उम्र कितनी है? 15 साल। क्या हुआ था जी उस दिन? बस ये हो जाता सारा तय करो जैसे दुश्मन बस होंगे लाल सारा हासा होया तब किसी के साथ गया था उधर? बस गया उसी सारे को तो पता मालूम हो गया जैसे आगे नजरिए भी आग लगी खड़ी है। अच्छा, उस दिन आपने देखा आग लगी हुई थी सारी? आपको पता था कि बेटा भी आपका उधर ही है? सारे जो के ना सारे सारा बेटे बेटेंगे सब। आपके खानदान के कितने लोग वहाँ थे? बहुत से बेबहा थे जो थे, सारे गाँव वाले थे अच्छे सारे। अच्छा, तो ये बताएं उसके बाद फिर कौन से अस्पताल में ले जाया गया बेटे को? रिश्तर बहावलपुर रह गए, बहावलपुर जो रिश्तर रह गए। बहावलपुर में क्यों नहीं इलाज किया उन्होंने आके भाई इलाज रिश्तर आप ना कंप्यूटर आपकी तरह सब कुछ ना आपकी तरह उठा के खेल गए। सही इलाज किया? बेहतरीन इलाज किया। उन्होंने बड़ी तवज्जो की थी, बहुत तवज्जो की थी। उन्होंने लोगों का बड़ा एहसान है, बहुत एहसान है उन्होंने लोगों का जो तावन की। और अच्छा, ये बताएं आपका बेटा भी उधर उनमें था, आपने उससे फ़ोन नहीं किया कि ऐसा हादसा हुआ है, तेल बह रहा है, खुदा ना खासा कुछ हो सकता है, उसको वापस बुलाया जाए? आपको कोई कॉल वगैरह? मोबाइल था इसके पास? कोई मोबाइल न था। हम इसे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे भाई, सुबह का टाइम से रोज़े का टाइम से जिम्मे बैठे नस्सी चले थे गेंद पे। नौजवान है, एक बच्चा है और इसके वालिद बता रहे हैं कि उस दिन इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इनका बच्चा भी इस हादसे का शिकार हो जाएगा। ये नौजवान बहुत सारे अपने ख़ानदान के 2 बेटे हैं इनके और दोनों ही इसमें मुतासर हुए। दोनों की डेथ हो गई है, दोनों ही दार फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। ये अभी इसकी लाश पहुंची है यहाँ पर, इसका जसद खाकी पहुंचा है और कुछ देर में जनाज़े के बाद इसे दफनाया भी जाएगा। और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं, सिसकियाँ हैं, रो रहे हैं। ये सिर्फ इस बच्चे को नहीं रो रहे हैं बल्कि ये इस हादसे को, इस सानहे को रो रहे हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को रो रहे हैं। वो तमाम अवामिल जिनकी वजह से ऐसे हादसात सानहात की शक्ल इख्तियार करते हैं, उन अवामिल को रो रहे हैं। और ये चीखें, ये मनाजिर बहुत तकलीफ दें, यकीन कीजिए बहुत तकलीफ दें हैं। वाक़या इतना बड़ा है कि एक प्रोग्राम में इसका अहाता करना भी मुश्किल है, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वजूहात जानी जाए जिनकी वजह से ये सानहा पेश आया और ज़िम्मेदारान का तयन भी किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात को मुमकिन बनाया जाए कि दोबारा ऐसा कोई बड़ा वाक़या ना पेश आए, कीमती जानें ज़ाया ना हो। काजी अदनान साहब मेरे साथ मौजूद है। काजी अदनान फरीद मेंबर बराए पंजाब असम्बली हैं, इसी हल्के से हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, हादसा तो होते हैं जी, अभी भी हो रहे हैं। अभी इतवार को ये एक वैन में आग लगी है, 6 जानें ज़ाया हुई हैं, हादसा नहीं रुक रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जी हादसा को ऐसे सानहात से बचाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो इसके बाद जो सबसीक्वेंट हादसा हुआ, लेकिन आपकी कौम भी मुख्तलिफ हादसा से सीखती है। तो सर कौम तो सीखती है, हुकूमत सीख रही है नहीं? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो एक तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसके एक हाईएस्ट लेवल कमेटी होगी जो इसके तमाम फैक्ट फाइंड करेगी कि इसके अंदर किस किस का कहाँ पे क्या रोल था। और वो जो हादसा है वो साने में अगर कुछ किसी की गफलत की वजह से तब्दील हुआ तो उसका भी तयन यकीनन होगा। सर कमेटी के फैसले आते हैं, अमल दरामद नहीं होता। सॉरी टू से, जो रेगुलेशंस हैं ओगरा की, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मसला ये है, कमेटी बनाना ठीक है जी, अच्छी बात है, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स आती हैं अमल नहीं होता है जी। बिल्कुल अमल होगा। अब अगर हम इस बात का अभी से तयन कर दें और किसी को गलत तौर पे उसके अंदर शामिल कर लें तो उसको वो अपनी असल सजा से बच जाएगा। सर मसला ये है काजी साहब, मसला ये है कि 35 बच्चे जाँ बहक हुए थे। आपको याद होगा, यकीनन याद होगा, 2011 में कलर कहार में हादसा पेश आया था। पता ये चला था तहकीकात के बाद कि बस जो है वो फिट नहीं थी, फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसको गलत दिया गया था रिश्वत लेके। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाता जो रिश्वत लेके सर्टिफिकेट्स देते हैं इस तरह की गाड़ियों को, जो कि फिट नहीं है इस तरह के रोड पर सफर करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यही ताज़ा मसला, 800 से ज़्यादा सफर है जी कराची से, वहां से यहाँ तक ये ट्रॉलर आता है, इसके 22 की बजाय 14 व्हील्स हैं। रूल्स के मुताबिक 22 होने चाहिए, 14 व्हील्स हैं और 8 फुट जो है इसकी चौड़ाई है जो कि 6 फुट होनी चाहिए। ये रास्ते में 800 से ज़्यादा किलोमीटर में किसी ने नहीं देखा।
किसका कसूर है सर? मैं आपको अर्ज करूं कि इन्हीं तमाम बातों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके और उनके जिम्मेदारान का तयन करके जब इंशाल्लाह, ये तो एक बहुत अफसोसनाक हादसा है, लेकिन इंशाल्लाह आपको अगले चंद दिन के अंदर जो ही इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, आप खुद यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और आपको पता चलेगा, विल शेयर विद यू कि भी क्या क्या इसकी कौन कौन इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स। मसला ये है काजी साहब, और अगर कोई हम किसी अजम्पशंस के ऊपर जाएं तो वो अब पिछले क्या वाकयात थे, उनके क्या हकायक थे। नहीं सर, अजम्पशन नहीं, देखें पिछले वाकयात के बाद क्या इकदाम किए गए जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि वाकई जो अब कमेटी बनाई है फैसले किए जा रहे हैं उन पर अमल होगा या नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है सर, बहावलपुर इतना बड़ा शहर है, बर्न यूनिट यहाँ कोई नहीं है, मुल्तान में बर्न यूनिट है बहुत दूर है, यहाँ फैसलाबाद में लाइट अस्पताल में बर्न यूनिट है और लाहौर में बर्न यूनिट है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये लगता है हुकूमत को यहाँ पे लोग जलते नहीं है, इसलिए जहमत नहीं की कि यहाँ बर्न यूनिट बनाने की। जो बर्न यूनिट होते हैं ये हर अस्पताल का हिस्सा होते हैं कि बर्न का उसके अंदर अलग आइसोलेशन का एक बंदोबस्त होता है। बहावलपुर में है, बहावलपुर में BVH के अंदर भी बर्न का अरेंजमेंट है। नहीं है सर, सुन लें, मैं जो आप रिफर कर रहे हैं बर्न यूनिट, वो आप बेसिकली रिफर कर रहे हैं जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का अमल होता है, उस किस्म का। मैं आपको अर्ज करूं, अगर ऐसा था काजी साहब, तो फिर उन जख्मियों को, उन झुलसने वालों को बहावलपुर के अस्पताल की बजाय फिर इंतजार क्यों किया गया फैसलाबाद या लाहौर या मुल्तान मुंतकिल करने के लिए? अगर बहावलपुर में ऐसी सहूलत थी कि फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। हर हादसे का एक स्केल होता है, एक क्वांटम होता है। अगर आप इसको देखें तो जितने ये इस वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं, उतनी कैपेसिटी को केटर करने के लिए किसी एक जगह के ऊपर बंदोबस्त नहीं हो सकता। जब इस किस्म का कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके अंदर हर इदारे का एक रोल है जो उसके अंदर अदा करता है, और बहावलपुर के अंदर जो बर्न के उनके यूनिट से उन सब के अंदर पेशेंट ट्रीट होते रहे और अब भी हो रहे हैं, और जिन लोगों को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत थी उनको, उनके जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो मुल्तान के अंदर मौजूद है। चलें, आपकी बात तो आप ठीक है, आपसे बातचीत जारी है, आपको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। काजी साहब ने जो बात की है, मुर्तजा चूंकि यहीं पर इसी इलाके में होते हैं, यहीं के रिपोर्टर हैं, ये सारी सिचुएशन ऑन ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, समझते हैं, तो मुर्तजा जो कह रहे हैं अदनान साहब, काजी अदनान साहब, क्या वाकई ऐसा है बहावलपुर में जो बर्न यूनिट उस कैपेसिटी का नहीं लेकिन मौजूद है, ये फरमा रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो इकदाम का जिक्र किया है किस हद तक सही है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1906 में ये बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बना था, यानी कि जब हम आज़ाद नहीं थे यहाँ बर्न यूनिट था, लेकिन जब हम आज़ाद हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बर्न यूनिट यहाँ पर खत्म। अंग्रेज जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने हम लोगों के लिए, गुलामों के लिए वो बना रखा था बर्न यूनिट। आज़ाद होने के बाद नहीं है, जमहूरी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। फंड्स आए 2009 में, बर्न यूनिट जो है वो यहाँ पर उसके लिए जो PT1 थी वो भी मंजूर हुई, उसके लिए फंड्स भी आए, लेकिन सिविल हॉस्पिटल बनना था जिसकी वजह से जो यहाँ के फंड्स थे वो वहाँ मुंतकिल कर दिए गए। और बर्न यूनिट से बहावलपुर ज़िला पूरा महरूम रहा। ये जी गजब, फंड्स आए लेकिन मुंतकिल किए गए सिविल हॉस्पिटल की तरफ, क्या क्यों जी ऐसा क्यों? मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल के अंदर, हमारा THQ हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी वो आइसोलेशन की सहूलत जहाँ पे बर्न के पेशेंट्स को रखा जाता है वो अब भी मौजूद है। आप चलें, अभी आप चल के मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि हिज हाइनेस नवाब सादिक मोहम्मद खान के विजन का आकाश है कि उन्होंने 1906 में, अंग्रेजों ने नहीं, जरा करेक्ट कीजिए, ये अमीर ऑफ बहावलपुर, नवाब ऑफ बहावलपुर की विजन के तहत 1906 के अंदर ये बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल उनकी चलो हिज हाइनेस शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यहाँ पे कोई बर्न यूनिट बनाया जाएगा या नहीं? मुख्तसर बता जाएगा क्योंकि हमने आगे फैमिली की तरफ भी जाना है। इंशाअल्लाह अजीज, इसके अंदर मजीद सहूलियात पैदा की जाएंगी, और जो आप फरमा रहे हैं 400 बेड का 3 अरब रुपए का एक एडिशनल हॉस्पिटल जो बहावलपुर का सिविल हॉस्पिटल है वो भी इसी दौर में बना है। ठीक है, उसके अंदर भी बर्न। काजी अदनान साहब जिक्र कर रहे हैं उन सारे इकदाम का जो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन यहाँ तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए आप गिन सकते हैं व्हील्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी के 10 12 14, ये 14 व्हील्स हैं, और होने चाहिए थे 22। ओगरा के रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स नहीं है, मीडिया के रूल्स नहीं है, किसी आम इंसान के रूल्स नहीं है, ओगरा के रूल्स हैं। ये रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया, रास्ते भर इसको चेक क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 800 से ज्यादा किलोमीटर है कराची से और यहाँ तक के बनते हैं, सारे अरसे में क्या कोई चेक पोस्ट थी ऐसी, कोई चेकिंग करने के लिए कोई मरबूत निज़ाम मौजूद था या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो
कब्र है। असल में तो ये कब्र है जो उन 200 से ज्यादा लोगों की बनी जो अब तक झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं, दारे पानी से रुखसत हो चुके हैं। इस मकाम पर यह हादसा सानहे की शक्ल इख्तियार किया। मैं अब उन कब्रों की जानिब, उन लोगों की जानिब भी चलूंगा जो जिंदा दफन हो गए, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं वो तो चले गए इस दुनिया से, जो बच जाते हैं उनके लिए हर रोज मरने का मकाम होता है। उन लोगों को याद करके, उस तकलीफ को याद करके जो उन्होंने उस दिन महसूस की। जो ये 25 जून 2017 का हादसा है, इसमें बच जाने वाले और जो बाकी जो खानदान है उनसे हम बात करेंगे। गाजी अदनान साहब भी हमारे साथ होंगे, मुर्तजा नजीर मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ होंगे। उन लोगों की तरफ चलते हैं, उनके दुख में थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है अहमदपुर शर्किया, जहां 25 जून 2017 को क़यामत टूटी यहाँ के मकीनों पर। हर तरफ आग ही आग थी और जो कब्रिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 लोगों को दफन किया गया है। इनके नाम नहीं है बल्कि इन्हें नंबरों से पहचाना जा रहा है। 125 लाशें यहाँ दफन की गई। ये जितनी भी कब्रें यहाँ पर हैं, ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, ये उन इंसानों की कब्रें तो हैं जो इस हादसे में, सानहे में जहाँ बाक हुए, उसके साथ साथ ये उन अरमानों की कब्रें भी हैं जो उन लोगों ने सजा रखे थे। ये उन सारे खोखले दावों और वादों की कब्रें हैं जो हुक्मरान इलेक्शन से पहले आवाम से करते हैं, उनकी ज़िंदगी को गुले बहार करने के दावे करते हैं और रोटी कपड़ा मकान न जाने क्या क्या देने के दावे करते हैं। उन सारे दावों की कब्रें हैं और ये हुकूमत के गुड गवर्नेंस के झूठे दावों की भी कब्रें हैं। ये कब्रें सवाल पूछती हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। ये सानहा किसी एक की गलती नहीं था। अब हो तो ये रहा है कि इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सियासतदान भी अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सारे अमल से इन लोगों की दादरसी हो सकेगी जो बच गए हैं, इनके प्यारे बच गए हैं। और इसके साथ साथ क्या हम अभी तक इस काबिल नहीं हो सके कि ऐसे सानहात को, ऐसे वाक़यात को, ऐसे हादसात को रोक सकें, क्योंकि तफ्तीश होना, तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। 200 से ज़ायद लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं सानहा अहमदपुर शर्किया में। बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत से सवालात का जवाब तलाश करने के लिए ही आज हम लोग की टीम अहमदपुर शर्किया पहुंची है। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बच गए उनसे भी बात करें, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए उन लोगों से भी बात करें और जानें कि वो क्या समझते हैं कि आखिर कसूर किसका था। और हुकूमत का जो काम बनता है, क्या हुकूमत जिम्मेदारी अदा कर रही है या नहीं। क्या जो बात की जा रही है सोशल मीडिया पर कि सिर्फ और सिर्फ भूख अफलास की वजह से लोग मजबूर हुए कि तेल लूटने की खातिर एक हादसे की जगह पर पहुंचे और उसके बाद निशाना बने आग का, क्या ये दुरुस्त है या अवामिल कुछ और हैं। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब जानने की आज कोशिश करेगी टीम हम लोग। नाज़रीन, ये वो शाहरा है जो कराची से आ रही है और इसी शाहरा पर 25 जून 2017 को एक हादसा हुआ। हादसा तो यहाँ इस रूट पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस हादसे ने कौमी सानहे की शक्ल इख्तियार कर ली। यहीं इसी जगह पर एक टैंकर उल्टा और उसके बाद एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने पूरी कौम को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये है जी वो टैंकर। आप इस वाक़े के बारे में अखबारात में पढ़ चुके हैं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में इससे वाकफियत भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ आने का मकसद ना तो किसी पर उंगलियां उठाना है, लेकिन सिर्फ ये चाहते हैं हम कि निशानदही की जाए उन खराबियों की जिसकी वजह से इस तरह के हादसात सानहात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वो टैंकर है जो उल्टा, इसमें आग लगी। यहाँ पर 200 से ज़ायद अफराद तो अब तक
जान की बाजी हार चुके हैं, जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और अभी मजीद जख्मी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पतालों के अंदर। यह हादसा कैसे पेश आया उसके अवामिल भी जानेंगे और उसके बाद की सूरत हाल क्या है, कौन सा इदारा जिम्मेदार था, तमाम तर बातों की वजह जानने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। मुर्तजा नज़ीर हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, पल पल यहाँ पर रहे, से जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। मुर्तजा, 25 जून 2017 को यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया? आज तकरीबन 5:29 पर जो है ऑयल टैंकर यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो आगे से एक बस ने उसे ओवरटेक किया। ओवरटेक करने की वजह से वो बस को बचाते हुए कल्टी हो गया, उलट गया यहीं पर, इसी जगह पर उलट गया। यही वो स्पॉट है, यही वो जगह है मौके की। ठीक है। तो उलटने की वजह से यहाँ पर जो है वो ऑयल टैंकर लीक भी हुआ, पेट्रोल भी गिरना शुरू हो गया। हाई ऑक्टेन फ्यूल था इसके अंदर और तकरीबन बताया जाता है कि 40,000 लीटर था। मुर्तज़ा, पेट्रोल लीकेज से बचाने के लिए ओगरा की हिदायत के मुताबिक सील्स होती हैं जो लीकेज से बचा, इसमें वो सील्स नहीं थी? इसमें कुछ भी नहीं था, कोई सील्स नहीं थी। और ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है उसमें यह है कि रेस्क्यू के पास भी फ्यूल की जो आग बुझाने वाला एक्वा फिलिंग फोम होता है वो भी मौजूद नहीं था। यानी वो पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं? पानी से आग, जो कि पेट्रोल की आग तो बुझती नहीं है उससे। बिल्कुल ऐसी था। अच्छा, फिर तो जैसे ही ऑयल टैंकर उल्टा है। अच्छा, एक मिनट मुर्तज़ा, ये बताइएगा, जब हादसा हुआ और आग नहीं लगी, फौरन आग नहीं लगी, आग कितनी देर बाद लगी और उस दौरान क्या होता रहा? ठीक 40 मिनट के बाद आग लगी है। अच्छा। जो ऑयल टैंकर का था ड्राइवर, वो रोकता भी रहा है लोगों को भाई इकट्ठे ना हो, जहाँ ना हो। करीबी बस्तियाँ हैं, यहाँ भी करीबी बस्तियाँ इस तरफ भी देख सकते हैं और दूसरी साइड पर भी हैं। गरीब लोग हैं, खाना बदोश भी हैं कुछ में, तो उन्होंने सब ने थोड़ी सी लालच की, जहालत भी है यहाँ पर। तालीम आम नहीं है, अगर तालीम आम होती तो ऐसे साने हाथ जो हैं वो रोनमा कभी ना होते। तो उसी वजह से जो है वो यहाँ पर आए और सब ने आकर जिसके हाथ जो लगा, घड़े, लोटे, बोतलें, जो जिसके हाथ लगा वो लेकर फ्यूल इकट्ठा करना शुरू। 40 मिनट तक ये सब कुछ होता रहा? ये सब कुछ होता रहा। इस दौरान कोई पुलिस वाला यहाँ पर नहीं आया, कोई रेस्क्यू वाला नहीं आया? कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई रेस्क्यू वाला नहीं आया। हालांकि यहाँ पर ड्यूटी होती है, पेट्रोलिंग होती है, मोटरवे पुलिस की होती है, मोटरवे एहलकारों की। मोटरवे एहलकार तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। अगर कॉल की होती तो रिस्पॉन्स मिलता। लोगों को रोका भी नहीं किसी ने। अगर रोकते तो जाहिर सी बात है कोई भी लोग जो हैं वो इसके ऑयल टैंकर के करीब ना जाते और इतना बड़ा हादसा रोनुमान ना होता। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, चलें 40 मिनट तक लोग जमा करते रहे पेट्रोल, काफी सारी तादाद में यहाँ पर पूरा गांव चुके जमा हो गया। अच्छा, आग लगी कैसे? वजह अभी तक रिपोर्ट में क्या सामने है? रिपोर्ट में अभी तक फिलहाल यही साबित आ रही है कि ऑयल टैंकर के 3 खाने होते हैं। एक का फ्यूल जो है वो लीक हो गया। मज़ीद जो बाकी है उनका फ्यूल निकालने के लिए उन्होंने हथौड़ी के साथ उसको भी जो है उसका जो सुराख था उसको खुला, ज़रब लगाई, उससे ज़रब लगाई। अच्छा। जिसकी वजह से चिंगारी बनी। चिंगारी बनने की वजह से आग लगी है। लेकिन जो कुछ बात जो लोग हैं, जो एनी शाहिदीन हैं, उनका ये कहना है कि सिगरेट की वजह से आग लगी है। यानी वहीं मौजूद कोई शख्स सिगरेट पी रहा था। अच्छा। सिगरेट पी के वहाँ से यहाँ तक उसकी ये हरकत बाकी सब पर क़यामत बनकर बिल्कुल सबके ऊपर। अच्छा, ठीक है। अभी तक मुझे बताएं, यहाँ पर कौन कौन सी शख्सियात हुकूमत की तरफ से, तो हमने देखा कि उस दिन वज़ीर आला पंजाब भी आए थे, वज़ीर आज़म साहब भी आए, क्या इस जगह का दौरा किया? क्या लोगों से जो फैमिलीज हैं, मुतासरीन हैं, उनसे मुलाकात की? ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर फ़ौरन पहुंची है। डीपीओ बहावलपुर हैं, वो सबसे लेट पर पहुंचे। वो सबसे लेट यहाँ पर आए। हालांकि इससे ज़्यादा ज़रूरी भी कोई काम होगा जी डीपीओ बहावलपुर साहब को कि वो यहाँ आने की बजाय अपनी मसरूफियात में मगन रहे और जो लोग मर रहे थे, जल रहे थे, उनकी उन्हें परवाह नहीं थी। डीपीओ बहावलपुर साहब, आपको सलाम है जी इस बात पर कि आपने यहाँ आने की बजाय अपनी मसरूफियात को तरजीह दी। किसी ना किसी का कोई ना कोई अजीज जो है वो जरूर मुतासर हुआ है। हर एक शख्स के साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये खातून है जी जो जल गए। अम्मा जी, कौन था आपका? हमारा शहीद कौन है जी? शहीद बेटे आपके? मेरे बच्चे मैं तो लुटी गई लोगों दिया लाशा मिल गई, मैं को तो ना मिला। जब लाश नहीं मिली है अम्मा जी, आपके माथे पे क्या हुआ है? उधर क्या हुआ है? हमारे माथे में चोट लगी। उधर ही लगी थी? आप गई नहीं थी उधर? आपके सामने हुआ है आग लगी? आपके सामने? किस तरह लगी थी आग? मैंने पता नहीं, कोई मेरे दिमाग लगी है। मैं पागल होकर ढह गई जमीन पे। आप गई क्यों थी वहाँ पर? बच्चों को लेने के लिए गई थी? मेरे दोनों बच्चे तड़फ दे अपनी अखा। क्या नाम है उनके बेटों का? इंदा नाम शाहिद है, इंदा नाम रुस्तम, ये आसिफ शाहिद, ये आसिफ।
मुनासिब ओ मदाय अल्लाह बेपरवाह है, मैं लुटी गईया चिट्टे दे दी। हाँ जी, कोई मदद दी गई है आपको, कोई इमदाद की गई है, पैसे दिए गए हैं? हाँ, मेरी मदद कोई नहीं थी, ओ सोना रब दी जात दे। कोई वजीर आला साहब मिले आपसे या नहीं मिले? नहीं मिले, कोई नहीं मिला आपसे आपको? एक माँ है जी, जहनी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जाहिर है एक दो नौजवान बेटे उनकी आंखों के सामने चल रहे थे। अंदाजा कीजिए, तस्वुर कीजिए, एक माँ के आगे बेटे दोनों जल रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाई उनको बचाने के लिए। खुद भी इन खातून को चोट लगी है, जख्म आया है, टांके लगे हुए मैं देख सकता हूँ। यहाँ सिसकियाँ हैं, आंसू हैं और अब सिर्फ यादें हैं उन बच्चों की, उन लोगों की जो जल गए इस हादसे में। इस खातून के साथ मैं हमदर्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपील भी साथ साथ कर रहा हूँ क्योंकि ये फरमा रही हैं, ये कह रही हैं कि इनको कोई इमदाद नहीं दी गई है, अभी तक इनकी कोई दाद रसी नहीं की गई है। आखिर ये क्या मुतासिर में शामिल नहीं है? क्या सिर्फ वही लोग जो किसी न किसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर आगे जाएं और उनको इमदाद मिलेगी? क्या क्या इस औरत का कोई हक नहीं है? ये मैं सवाल पूछता हूँ हुक्मान वाला से। क्या इर्द गिर्द के इलाकों में ऐसे जो मुतासरीन हैं उनकी दाद रसी क्यों नहीं की जा रही? आखिर इस खातून को इमदाद चाहिए, इसके बेटे वापस नहीं आ सकते, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, लेकिन कम से कम इसके जख्मों पर मरहम तो रखा जा सकता है, इसकी इमदाद तो की जा सकती है, इसका सहारा तो बना जा सकता है, क्योंकि इसके सहारे चले गए इस दुनिया से, वो वापस नहीं आने वाले हैं। और किसके जी आप बता रहे हैं, आपके भी कोई इसमें शामिल है जी? अच्छा, शाहिद अस्पताल है, अभी भी अस्पताल में है? हाँ, अभी भी अस्पताल जिंदा है? हाँ, एक की डेथ हो गई और एक जिंदा है। ठीक है, ठीक है, गाड़ी मेरी से बाबा जी ठीक है, गाड़ी इनकी थी जो जल रही है, वहाँ पे मौजूद गाड़ियों में इनकी भी एक गाड़ी थी। ऐनी शायद जिन्होंने वाकया देखा हो, कोई मेरे साथ हैं जी ऐसे जो जिन्होंने ये सारा वाकया देखा हो, वहाँ पे मौजूद हो जब ये हादसा हुआ है 25 जून को? जी आप है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? रशीद साहब, आपने सारा वाकया देखा अपने आंखों से? क्या हुआ था मुख्तसर में बताइएगा। मुख्तसर सर, मैं 5:30 बजे पहुंचा हूँ। हाँ। 4 मोटरवे वाले रुके हुए थे। अच्छा, पुलिस वाले जो होते हैं? पुलिस वाले हाँ। नहीं थे, मोटरवे वाले थे। अच्छा, ठीक है। और कोई आदमी नहीं था इधर। हाँ। ट्राला गिरा हुआ था, 50-60 आदमी था, इतने आदमी नहीं थे। ऑयल लीक कर रहा था? हाँ नहीं, हाँ लीक कर रहा था। वो खाले में इतना लीक कर रहा जिसमें बोर का पानी जा रहा हो। अच्छा अच्छा। मैं जाके देखा, मैं कि एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी शायद इधर फौत हो गया है। हाँ। मैं मोटरसाइकिल खड़ा किया, खड़ा करके पार्ट चला गया। देखा है तो वो ऑयल जा रहा था, पेट्रोल जा रहा था, कोई आदमी उस वक्त वहाँ कोई नहीं था? कोई नहीं। सुबह का वक्त था? सुबह ठीक है। 5:30 पौने 6 का टाइम। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं वापस चला गया, आगे निकल गया। हाँ। जब आगे निकला, पंप तक गया, फिर मैं वापस, मेरे दिल में ख्याल आ गया, यार थोड़ा सारे लोग डाल रहे हैं, मैं भी मोटरसाइकिल में डाल दूं। अच्छा, आपके दिल में भी ये ख्याल है कि पेट्रोल वहाँ से ले? बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठ मारूं, ये कोई फायदा नहीं है। मैं पंप से पीछे आया, मैं आके पेट्रोल डाला। इतनी देर में तकरीबन कम से कम आधे घंटे में 4-5 हज़ार आदमी हो गए। सारे पेट्रोल जमा करने के? सारे पेट्रोल, कोई पेट्रोल वाले, कोई तमाशगीर, कोई राह वाले, कोई रस्ते वाले, ये नहीं जो सारे लोग पेट्रोल वाले। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक तासुर ये है कि जी पेट्रोल जमा करने वाले सिर्फ वो लोग थे जो कुछ गरीब हैं या जिनके घर नहीं है, सरों पे छतें नहीं है? हाँ जी। सारे गरीब लोग लूट रहे थे पेट्रोल, या जो जिनके पास गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वो भी पेट्रोल लूटने वाले? मोटरसाइकिल वाले सर वो ले रहे थे पेट्रोल, तो ज़ाय हो रहा था ना सर, इतना चल रहा था जिसमें एक बोर का पानी जा रहा है नीचे, उजड़ा है वो। अच्छा, फिर आग कैसे लगी? वो आग सर वो पूरे आग का शोला निकला है परली साइड में। अच्छा। वो बाग के कोने जिधर ज्वार है ना सर, उस साथ में शोला ऐसे निकला जिसमें 70 फुट ऊपर चला गया। अच्छा। फिर उधर के मैं आवाज दी, मैं सामने ऐसे मुंह था जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मैंने बोला आग लग गई, मैं उधर से निकला। आ गया वहाँ से? हाँ भागे हैं, मोटरसाइकिल मुझे गिर गया पार। वो आदमी ब्लॉक थे ना, मोटरसाइकिल गिरी है, मोटरसाइकिल भी सामने है, वो जली हुई थी। अच्छा। मैं फिर उसको उठाया, मोटरसाइकिल को जब उठाया तो आग जब्त थी, ये मेरे हाथ में पाँव में जल गया था, ये हाथ। मैं मोटरसाइकिल छोड़ दी सर, अचानक मैं गिर गया रोड के नीचे। सारे लोगों को चलते बिल्कुल देखा सर। आप भी? जी सर, मैं ये लोग काफी सारे वहाँ इकट्ठे थे, मैं और मेरा जा रहे थे, मेरा बेटा, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी ना। हाँ। तो हम मंडी पे जा रहे थे चीजें लेने के लिए। ये वहाँ काफी सारे लोग खड़े थे, ये रशीद भी वहाँ खड़े थे। ये टैंकर का मुझे तासुर नहीं मिला कि क्या हुआ है वहाँ, लेकिन लोगों को देखकर मैं रुक गया। तो ये उस वक्त यहाँ सर मुँह था इनका पीछे, और ये पेट्रोल डाल रहे थे। जो ही इसने आवाज दी है ना,
कि आग आई, आग को मैंने देखा, मैं और मेरा बेटा वहां से भाग गए बस। कितनी देर में आग ने लपेट में ले लिया सबको? साची ये चंद मैं तो सेकंड्स की बात है, ये मिनट वहां नहीं लगे। लोग वहां से एक पुलिस थी वहां पे? पुलिस मौजूद ना थी? सर, पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। तो रेस्क्यू वाले कितनी देर में आए? रेस्क्यू वाले मेरे ख्याल में तो सर कोई 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद आए रेस्क्यू वाले। ठीक है। ये एनी शाहिद भी हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जिनसे हमने बात की है, खानदानों से बात की है। यहाँ पर इनकी आप रोने की आवाज़ें सुन सकते हैं, आवाज़ारी सुन सकते हैं, और हम अपील कर रहे हैं मुकाम वाला से कि इनकी मदद करें और इस बात को प्लीज़ मुमकिन बनाएं कि दोबारा ऐसा कोई सानहा रूनुमा ना हो।